अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस इंटरेस्टिंग केस को सुनते हैं। वो किसी शायर की गज़ल थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही बाद में इत्तेफाक हुआ। मैं इसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे था कि अचानक किसी गैबी ताकत के ज़ेर असर मैंने मुमकिना क़ुव्वत से ब्रेक पेडल दबा दिया। टायरों की तेज़ चिरचिराहट के साथ गाड़ी एक तूफ़ानी झटका खाकर रुक गई। मैं इस वक्त एक निजी तकरीब से वापस आ रहा था। वो मौसम सरमा की एक खुनक रात थी। वक्त लगभग 11 बजे का था, मगर सड़क सुनसान और कुर्बो जवार में सन्नाटे का राज था। वो शहर का कदरे कम मसरूफ़ इलाका था, शायद इसीलिए कबलस निस्फ शब ट्रैफिक का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। चंद लम्हात तक मैं बेहसो हरकत बैठा पेश आमदा सूरत हाल पर गौर करता रहा। इस गौर व फिक्र में मेरी सोच शरीक नहीं थी, बल्कि इन लम्हात में तो मेरा जहन जैसे एक नुक्ते पर जम सा गया था। ख्यालात थम गए थे और मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वो सब कुछ क्या और कैसे हो गया था। जब मेरे हवास बजा हुए तो मैं इज़्तिरारी अंदाज में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स में सड़क पर औंधी पड़ी हौले हौले लरज़ रही थी। एक नज़र देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो रो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि वो दानिस्ता मेरी गाड़ी के सामने आई थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो खुदकुशी का इरादा रखती थी। अगर मैंने ब्रेक न लगाए होते तो इसकी ख्वाहिश पूरी होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। हालांकि मेरा वो अमल बेख्तियारी था। इसकी ज़िंदगी थी, इसलिए बच गई। मैं इसके करीब चला गया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो मुसलसल हिचकियाँ लेती रही। ए लड़की, तुम कौन हो? मैंने सवाल दोहराया। उसकी हिचकियाँ सिसकियों में बदलीं और फिर बाकायदा उसके रोने की आवाज़ आने लगी। वो गुलूगीर लहजे में बोल रही थी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मुझे मर जाने दिया होता। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। खुदारा मुझे अपनी गाड़ी से रोन डालिए। मैं आपका ये एहसान मरने के बाद याद रखूँगी। अल्लाह आपका भला करे, मुझे ख़त्म कर दीजिए। मेरा नामो निशान मिटा दीजिए। ज़िंदगी का बोझ उठाने की मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है। उसका लहजा शाइस्तगी आमेज़ और बयान नस्तालीक था। मुझे ये अंदाज़ा करने में कतई दिक्कत नहीं हुई कि उसका ताल्लुक यूपी के किसी घराने से था। मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, तुम उठकर खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है, और इससे भी पहले ये कि तुम मुझे अपना नाम बताओगी, ठीक है? उसकी सिसकियों में तात्तुल पैदा हुआ। मैं मेहरबानी और नर्म लहजे में लगातार उसे उठकर खड़े होने की तलकीन करता रहा। थोड़ी देर बाद वो उठ बैठी, फिर कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। वो धीमे सुरों में बदस्तूर बसूर रही थी, ताहम उसका रोना धोना मौकूफ़ हो चुका था। मुझे ज़रा वजाहत के साथ इसके सरापे का जायज़ा लेने का मौका मिला तो मैं उसके बाएं रुखसार पर कमोबेश 2 इंच के एक नीम हिलाली खुरंट को देखकर चौंक उठा। खुरंट की हालत से अंदाज़ा होता था कि उसके पसे पर्दा ज़ख्म अभी कच्चा था, गोया उसके रुखसार को घायल हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। इस वक्त वो सुर्खी माइल कत्थई खुरंट मुझे चांद का दाग दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 16 और 17 के दरमियान लगाया, जो बादिशां दुरुस्त साबित हुआ। वो अपनी उम्र की 17वीं सीढ़ी पर खड़ी थी। मैंने अपना जायज़ा मुकम्मल करते हुए एक मरतबा फिर अपना सवाल दोहराया, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया? बेला, वो मिनमिनाई। मुझसे कोई ख़ास दुश्मनी? उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन को झटका, जैसे शरीर बच्चा अपनी किसी शरारत के पकड़े जाने पर मासूमियत से सर को इनकारी अंदाज में हरकत देते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। बेला भी खामोश थी। मैंने पूछा, फिर तुमने मुझे जेल भिजवाने की कोशिश क्यों की? मेरे लहजे में सर्जिश के बजाय दिलगुदाज इस्तफसार था। जानती हो, अगर तुम मेरी गाड़ी के नीचे कुचली जाती तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता था। तुम्हारे इस फेल से तो दुश्मनी ही झलकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मन हूँ। वो धीरे से लबकुशा हुई, आवाज़ भर्राई हुई और लहजा शिकस्ता था। अंदाज में मायूसी थी। वो तो तुम्हारे अमल ही से जाहिर हो रहा है। मैंने कतरे झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा,
तुमने मुझे फंसवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की, ज़रा ये तो बताओ। ये बहुत तवील दास्तान है। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा, लंबी चौड़ी बात करने के लिए ये मौका दुरुस्त नहीं और ना ही ये मुनासिब वक्त है। तुम मुख्तसर अल्फाज में मुझे अपनी प्रॉब्लम बयान कर दो। मेरा मसला ये है कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, उसने कतरे बाएतुमाद लहजे में कहा। रफ्ता रफ्ता वो खुद को संभाल रही थी। मैंने कहा, तुम ज़िंदगी से इतनी नाला क्यों हो? ये समझने के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुनना होगी। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? घर के जिक्र पर उसने चौकन्ना नज़र से मुझे देखा और सरासीमा लहजे में बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी। वो घर मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं है, बल्कि मैं चाहूँ भी तो इस घर में कदम नहीं रख सकती। चचा ने वहाँ मेरा दाखिला ममनू कर रखा है। मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी पैदा होने लगी। मैंने पूछा, बेला, मैंने ये कब कहा है कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ? मैंने तुम्हारे घर के बारे में सवाल किया था। वो बोली, आपने मेरे घर के बारे में इसीलिए इस्तफसार किया था कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाने का इरादा रखते थे। क्या तुम जहन पढ़ लेती हो? मैंने शगुफ्तगी आमेज लहजे में कहा। लगता है तुम्हें टेलीपैथी आती है। मैं महज उसे जज्बाती बहरान से निकालने के लिए हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था और मैंने देखा था कि उसके औसान बहाल हो रहे थे। वो कदरे संभली हुई नजर आने लगी थी। उसने मादिल लहजे में कहा, मैं ऐसे किसी इल्म में दस्तरस नहीं रखती जिसका अभी आपने तज़किरा किया है। मैंने तो एक इम्कानी बात की थी। मौजूदा सिचुएशन में आपके ख्यालात ऐसे ही होने चाहिए। तुम बिलाशुबा एक ज़हीन लड़की हो। मैंने खुले दिल से उसकी तारीफ़ की। तुम्हारे तजज़िये से ज़हानत टपकती है, मुझे मालूम है। वो शक आमेज़ नज़र से मुझे देखती हुई बोली, आप मुझे बहला रहे हैं ताकि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं, अपनी जान लेने का ख्याल दिल से निकाल कर आपके साथ अपने घर चली जाऊं। लेकिन एक लम्हे की तौक़ुफ़ से उसने अपनी बात मुकम्मल की। ये बात याद रखिए, मैं किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैंने मसालेहत अंदाज में कहा। तुम फ़िलहाल चाहे अपने घर ना जाओ मगर ख़ुदकुशी से बाज आ जाओ। ज़िंदगी खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी जब माथे का दाग और सीने का बोझ बन जाए तो उसे उतार फेंकना ही बेहतर है। वो संजीदा लहजे में बोली, मेरे लिए ज़िंदगी रूह का आसार बन गई है। खुदा की ये नेमत मेरे लिए किसी ज़हमत से कम नहीं रही। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम ज़माने की सताई हुई नज़र आती हो, लेकिन यकीन जानो दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसको हल न किया जा सकता हो। मेरे साथ अपने घर चलो, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाने की कोशिश करूँगा। इनकी समझ में कोई बात नहीं आती। वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली, मेरे मसले का वाहिद हल मेरी मौत है। मैंने उसके जज्बाती हिजाम को बढ़ने से रोकने के लिए कहा, ठीक है, तुम अपने घर मत जाओ, लेकिन मेरा एक मशवरा मान लो। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम फ़िलहाल अपनी जान लेने का इरादा तर्क कर दो। वो मुतज़ब्ज़ब दिखाई देने लगी। मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद बेला के लिए अकबी नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, आओ अंदर बैठ जाओ। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली। उसके अंदाज में आमादगी आमेज़ एतराज़ था। मैंने कहा, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारे घर नहीं लेकर जाऊंगा। फिर भी कुछ पता तो चले। इस वक्त तक मैं बेला के बारे में ये फ़ैसला कर चुका था कि इसे फ़िलहाल मिसेस जाफ़री के बंगले पर ले जाऊंगा। मिसेस जाफ़री मेरी देरीना शनासा थीं। वो एक फ़लाही नोयत का इदारा चलाती थीं। आधी रात को इनके इदारे में जाना मुनासिब तो नहीं था, ताहम मिसेस जाफ़री का बंगला मेरे रास्ते ही में पड़ता था। मैंने इसी सबब बेला को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा था, लेकिन इसके इत्मीनान के लिए उसके सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी था। मैंने कहा, यहाँ से थोड़े फासले पर मेरी एक अजीज़ रहती हैं, मैं तुम्हें इनके पास ले जाऊँगा। वो एक नेक और हमदर्द खातून है। हमारा मसला पूरी तवज्जो से सुनेंगी, फिर तुम्हारे लिए जो भी मुमकिन हो सका इसमें वो तुम्हारी भरपूर मदद करेंगी। चंद लम्हात तक वो टटोलने वाली नज़रों से मुझे देखती रही, फिर हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और इसे मिसेस जाफ़री के बंगले की तरफ दौड़ा दिया। दौराने सफ़र में बेला खामोश रही। मैंने भी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। ठीक 15 मिनट के बाद
मैंने बेला को मिसेस जाफरी के हवाले किया। अपनी मालूमात के मुताबिक मिसेस जाफरी को इसके बारे में ब्रीफ किया। बेला के मसाइल तवज्जो से सुनने और उन्हें हल करने की दरख्वास्त की, फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात थी कि एक इंसानी जान को मैंने मौत से हमकनार होने से बचा लिया था। मुझे उम्मीद थी बाकी का काम मिसेस जाफरी बतरीके एहसन कर लेंगी। दूसरे रोज़ मैं अदालती बखेड़ों में इस कदर मसरूफ़ रहा कि बेला मेरे जहन से उतर गई। अदालत से फारिग होने के बाद मैं अपने दफ्तर चला आया, जहाँ मुवक्किलों की एक तवील कतार मेरी मुंतज़िर थी। फिर रात 8 बजे तक मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिल सकी। 8:15 बजे मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि मिसेस जाफरी मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहती हैं। मिसेस जाफरी के जिक्र पर बेला भी मेरी याददाश्त में रोशन हो गई। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, ठीक है, लाइन दे दो। रस्मी अलग सलग के बाद मिसेस जाफरी ने कहा, बेग साहब, आपकी नेकी आपसे मिलने को बेचैन है। मेरी नेकी? मेरे लहजे में उलझन थी। भाई, मैं बेला की बात कर रही हूँ, वो वजाहत आमेज़ लहजे में बोली। आपने इसे मौत के मुंह से जाने से बचाकर जो नेकी की है, इसी की रियायत से मैंने इसे आपकी नेकी कहा है। ओह, अच्छा अच्छा, मैंने जल्दी से कहा। अपने बारे में कुछ बताया उसने? नहीं, बल्कि बताया है, बल्कि बहुत कुछ। बेग साहब, मिसेस जाफरी ने मतानत से कहा, यह तो सीधा सीधा आपका केस है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपकी कुछ ख़ास मसरूफियत ना हो तो दफ्तर से उठने के बाद सीधे मेरे बंगले पर आ जाएं, फिर हम वहीं बात करेंगे, मिसेस जाफरी ने दरख्वास्त आमेज़ अंदाज में कहा। मुझे खुद भी बेला के बारे में खासा तजस्सुस था। फिर मिसेस जाफरी बता रही थी कि वो मेरा केस था। चुनाचे मैंने तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मिसेस जाफरी से कहा, ठीक है, मैं 9 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब मैं जाफरी साहिबा के बंगले पर पहुंचा तो वहां बेला के अलावा एक उम्र रसीदा औरत को भी देखा। मिसेस जाफरी ने इस औरत का तारुफ कराते हुए कहा, बेग साहब, ये रईसा बेगम है, बेला की वालदा। मैंने बेला के तमाम हालात जानने के बाद रईसा बेगम को अपने बंगले पर बुला लिया था। इन माँ बेटी पर जो जुल्म तोड़े गए हैं, इसकी दर्द भरी दास्तान रईसा बेगम की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। मैंने रईसा बेगम की तरफ देखा। पहली नज़र में इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 के करीब लगाया। बात असा मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। रईसा बेगम ने काटन की साड़ी ज़ेब-तन कर रखी थी और अपनी वज़े-कते से वो एक मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई खातून दिखाई देती थी। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर उसने गुलूगीर लहजे में कहा, वकील साहब, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हमें घर से बेघर कर दिया गया है। मैं अपनी नौजवान बच्ची के साथ कई रोज़ से बेगानों के घर में पड़ी हुई हूँ। कल रात तो बेला ने एक ऐसा इंतहाई कदम उठा लिया था कि अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। वो तो आपकी मेहरबानी से ये जिंदा सलामत नज़र आ रही है। मेरे इस्तफसार पर रईसा बेगम ने जो तफसील बयान की, उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि वाक़ियात का तसलसल कायम रहे और किसी भी मरहले पर आपका जहन उलझन का शिकार न हो। रईसा के शौहर इम्तियाज़ हुसैन का 5 साल कबल इंतकाल हो गया था। इम्तियाज़ हुसैन अपने छोटे भाई इलियास हुसैन के साथ एक ही मकान में रहता था। वो एक 2 मंजिला मकान था। इस मकान का मालिक तो दर हकीकत इलियास हुसैन ही था, ताहम ऊपरी मंजिल की तामीरात में कुछ रकम इम्तियाज़ हुसैन की भी लगी हुई थी। इम्तियाज़ हुसैन अपनी बेगम रईसा और बेटी बेला के साथ 10 साल पहले छोटे भाई के मकान में शिफ्ट हुए थे। इनकी रिहाइश बालाई मंजिल पर थी। इलियास हुसैन की बोहरी बाज़ार में कपड़े की दुकान थी। रईसा बेगम ने मुझे बताया कि रिटायरमेंट के बाद उसके शौहर ने छोटे भाई की दुकान में तकरीबन 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया था और बाकायदगी से दुकान पर जाने भी लगा था। लेकिन ज़िंदगी ने इसे ज़्यादा मोहलत ना दी और 1 साल के अंदर ही एक हादसे में इम्तियाज़ का इंतकाल हो गया। रिटायरमेंट के बाद इम्तियाज़ हुसैन को फंड्स की जो रकम मिली थी, उसमें से 15,000 रुपये तो उसने भाई के कपड़े के कारोबार में लगा दिए थे। बाकी मानदा को माहाना मुनाफा हासिल करने के लिए एक बैंक में रखवा दिया। इम्तियाज़ हुसैन की इस पेशबंदी ने उसके इंतकाल के बाद रईसा बेगम और बेला को
بہت سی پریشانیوں سے بچا لیا۔ بینک سے ملنے والی ماہانہ رقم سے اس کا اچھا خاصا گزر ہو جاتا تھا۔ بیلا سے پہلے رئیسہ کے بطن سے 3 مردہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ بیلا اپنے والدین کی چوتھی اور آخری یعنی اکلوتی زندہ اولاد تھی۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی اور وہ FSC سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ امتیاز حسین کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ اس گھر میں گڑبڑ کا آغاز اس وقت ہوا جب بیلا کے چچا الیاس حسین نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت نازنین سے شادی کر لی۔ الیاس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ فریدہ ایک شائستہ، مہذب اور ملنسار عورت تھی، مگر نازنین کے چکر میں پھنس کر الیاس نے فریدہ کو طلاق دے دی۔ نازنین کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی اور شادی کے وقت الیاس حسین سے 25 سال چھوٹی تھی۔ فریدہ نے واضح الفاظ میں الیاس حسین کو بتایا تھا کہ وہ چاہے دوسری شادی کر لے مگر اپنی زندگی سے اسے خارج نہ کرے، لیکن نازنین کی شرط اول یہی تھی کہ الیاس پہلے فریدہ کو طلاق دے پھر اس سے شادی کرے۔ الیاس نازنین پر اس بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا کہ اس نے فریدہ کو طلاق دے کر ہی دم لیا۔ چند روز بعد ہی رئیسہ بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا دیور الیاس کسی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ نازنین کے تیور خاصے خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی الیاس کو اپنی بھابھی اور بھتیجی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ماں بیٹی کے ساتھ اس کا رویہ خاصا حاکمانہ تھا۔ وہ انہیں اپنا ذاتی ملازم سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے تک تو ماں بیٹی نازنین کو نئی نویلی دلہن سمجھ کر اس کا خیال رکھتی رہیں، لیکن جب نازنین نے تحکمانہ انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نازنین نے جب یہ دیکھا کہ ماں بیٹی نے اسے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے تو اس نے ان دونوں کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ اپنی بھاوج اور بھتیجی کو بے دخل کر کے مکان کا بالائی پورشن کرائے پر اٹھا دے۔ الیاس کو نازنین نے اس طرح شیشے میں اتار رکھا تھا کہ وہ اپنی چہیتی بیوی کی فرمائش کو نظر انداز نہ کر سکا، اور ایک روز اس نے رئیسہ بیگم سے کہا، رئیسہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مکان کی بالائی منزل کرائے پر اٹھا دوں۔ بالائی منزل؟ رئیسہ بیگم نے حیرانی سے اپنے دیور کو دیکھا۔ یعنی یہ حصہ جہاں ہم ماں بیٹی رہتے ہیں؟ الیاس نے قدرے خشک لہجے میں کہا، ظاہر ہے اوپری منزل تو یہی ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ دیور کی رکھائی نے رئیسہ بیگم کو برتائے حیرت پر ڈال دیا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، تم میں یہ اتنی بڑی اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں کہی جس کو سمجھنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ الیاس نے بے مربتی سے کہا، میں اب آپ لوگوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا کاروبار آج کل خاصا ڈاؤن جا رہا ہے۔ یا تو آپ مجھے کرایہ دیں یا پھر میں کسی کرایہ دار کو بسا کر کچھ رقم کما لوں گا۔ رئیسہ بیگم نے الجھی ہوئی نظر سے اپنے دیور کو دیکھا، پھر سر پٹائے ہوئے لہجے میں بولی، الیاس، آج تم یہ غیروں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے… نازنین کا نام نہیں لینا رئیسہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس سے بہت جلتی ہو، آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ رئیسہ کو تاؤ آ گیا، میری جلتی ہے جوتی، تمہاری لاڈلی بیگم تو ہمیں اپنی کنیز ہی سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے ہم اس کی چاکری کرتے رہیں، جب ہم اس کی توقعات پر پورے نہیں اترے تو اس نے یہ چال چلی ہے، ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ تمہارا گھر؟ الیاس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ رئیسہ بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، الیاس، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ اوپری منزل کی تعمیرات میں مرحوم امتیاز حسین نے بھی اچھی خاصی رقم ملائی تھی؟ نیچے کا گھر 2 فیملیز کے لیے چھوٹا پڑ رہا تھا، اس لیے تمہارے ہی مشورے پر تمہارے مرحوم بھائی نے چھت پر 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ تعمیر کروا لیا تھا۔ واہ واہ، اچھی زبردستی ہے بھئی۔ بات زبردستی کی نہیں، حق کی ہے الیاس، رئیسہ بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بالائی منزل پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ اگر تم ہمیں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہیں اپنے مرحوم بھائی کی خرچ کردہ رقم واپس کرنا ہوگی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا،
इसके बाद तुम्हारा मुतालबा ये होगा कि इम्तियाज़ ने मेरे कारोबार में जो रकम लगाई थी वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूँ। ये मुतालबा नाजायज़ तो नहीं होगा इलियास? रईसा बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे मरहूम शौहर ने भोरी बाजार वाली दुकान में 15,000 रुपये लगाए थे। उसूली तौर पर तो ये रकम भी मुझे वापस मिलनी चाहिए। तुम्हारी मालूमात सिरे से गलत हैं रईसा, इलियास ने ठोस लहजे में कहा। इम्तियाज़ हुसैन ने मकान की बालाई मंजिल की तामीर में कोई रकम खर्च की थी और न ही एक पैसा भी मेरी दुकान में लगाया था। ये तुम क्या कह रहे हो इलियास? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो गर्दन को जुम्बिश देते हुए बोला। मैंने भाई का भरम रखने के लिए इस किस्म की बात मशहूर कर दी थी, हालांकि इसमें ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं है। रईसा बेगम हक्का बक्का अपने देवर को देखने लगी। ये नामुमकिन है इलियास, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। इम्तियाज़ को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी रकम मिली थी। उसने खुद मुझे बताया था कि वो तुम्हारी कपड़े की दुकान में 15,000 रुपये लगा रहा है ताकि कारोबार वसी हो सके। फिर इसने तुम्हारे साथ दुकान पर बैठना भी शुरू कर दिया था और मकान की तामीर के सिलसिले में भी उसने कमो बेश 8,000 रुपये खर्च किए थे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? कैसा सबूत? रईसा ने उलझन आमेज लहजे में पूछा। भाई, इस बात का सबूत कि तुम्हारे मरहूम शौहर ने मेरे घर की तामीर में कोई रकम खर्च की थी या उसने मेरे कारोबार को तोसी देने के लिए 15,000 रुपये दुकान में शामिल किए थे। रईसा ने परेशान नज़रों से देवर को देखा, फिर हकलाते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी मालूमात गलत हैं। इलियास के लबों पर मक्कानाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस घर पर या मेरे कारोबार पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वो तो मेरी मेहरबानी है कि इतने अरसे से तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। इलियास के रवैये ने रईसा बेगम को कदरे मुश्तइल कर दिया। वो गुस्से से बोली, इलियास, इस किस्म की बातें तुमने पहले तो कभी नहीं की। अपने भाई की ज़िंदगी में हमारे साथ तुम्हारा सलूक कितना अच्छा था, अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, इलियास ने तेवरी चढ़ाकर कहा। पहले तुम लोग मेरे साथ ठीक ठाक चल रहे थे, इसलिए मुझे भी ऐसा रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन भाई साहब की वफ़ात के बाद तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं। तुम लोग ये बात भूल गए हो कि मेरे घर में पड़े हुए हो। अब तुमने मुझे भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इलियास। तो क्या मैं पागल हूँ? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें चढ़ाया है। मैंने पहले भी कहा था कि नाज़नीन का जिक्र अपनी ज़बान पर मत लाना, इलियास ने ग़ज़बनाक लहजे में कहा। नाज़नीन ठीक ही कहती है कि तुम माँ बेटी को इससे खुदा वास्ते का बैर है। वाकई तुम लोगों के साथ गुजारा मुश्किल है। अब तो मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुमसे मकान खाली करवा लूँ। रईसा बेगम ने तुर्की ब तुर्की कहा। नाज़नीन का जादू सर चढ़कर बोल रहा है इलियास, इसीलिए आज भावज और भतीजी नज़र नहीं आ रही। तुम हमें बेघर करने के मंसूबे बना रहे हो, लेकिन याद रखो, एक दिन तुम्हारी आंखें ज़रूर खुलेंगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा सच्चा हमदर्द कौन था और दुश्मन कौन। तुम्हारे ख्याल में नाज़नीन मेरी दुश्मन है? ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली रईसा, इलियास ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ, अपना कहीं और ठिकाना कर लो। लेकिन हमारी रकम का क्या होगा? कौन सी रकम की बात कर रही हो? रईसा ने कहा। 8,000 मकान वाले और 15,000 दुकान वाले, यानी कुल 30,000 रुपये। तुमने अगर हमें यहाँ से बेदखल करने का फैसला कर ही लिया है तो हमारी रकम हमें लौटा दो। हम माँ बेटी अपने लिए किसी और घर का इंतज़ाम कर लेंगे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है, इलियास ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास रकम का कोई सबूत मौजूद है तो सामने लाओ, रईसा ने दिल शिकस्ता लहजे में कहा। अगर हमें पता होता कि तुम भाई के इंतकाल के बाद हमारे साथ ये सुलूक करोगे तो हम इस बारे में सोचते भी। अब मैं इस रकम का सबूत कहाँ से लाऊं? तुम हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हो इलियास। बात ख़त्म करते करते रईसा रुहासी हो गई। इलियास ने संगदलाना अंदाज में कहा, अगर मैं तुम माँ बेटी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ तो तुम फरियाद लेकर अदालत में जा सकती हो, लेकिन याद रखो। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने ड्रामाई लहजे में कहा, अदालत भी हर बात का सबूत मांगती है, खाली खूली दावे खारिज कर दिए जाते हैं। अदालत का खर्चा उठाने और वहाँ के धक्के खाने का तुम्हें इतना ही शौक़ है तो जाओ, ये शौक़ ज़रूर पूरा करना। अपनी बात ख़त्म करते ही वो वहाँ से हट गया।
रईसा बेगम ने जब ठंडे दिल से देवर की बातों पर गौर किया तो फिक्र ने उसे घेर लिया। मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे उसके जहन में चकराने लगे। ये बात सच थी कि वो मकान की बालाई मंजिल पर अपना इस्तेकाक साबित नहीं कर सकती थी, और न ही उसके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद था जिससे ये पता चलता कि उसके मरहूम शौहर इम्तियाज़ हुसैन ने इलियास के कपड़े के कारोबार में 15,000 रुपये लगाए थे। इम्तियाज़ को अपने छोटे भाई की नीयत पर अगर शक होता तो वो इस किस्म की कोई दस्तावेज़ात तैयार करवा लेता। ऐसा न करके उसने जो गलती की थी उसका खमियाजा रईसा बेगम और बेरा को भुगतना पड़ रहा था। इलियास खुली बेईमानी पर उतर आया था और 30,000 की रकम हड़प करके इन्हें बेघर और बेदर करने पर तुला हुआ था। इन दोनों की पोजीशन इतनी नाजुक थी कि वो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थीं। तवील खोरोहोश के बाद रईसा बेगम की समझ में ये बात आ गई कि ये सारा टंटा नाजनीन की आमद के बाद ही खड़ा हुआ था, और वो भी इसलिए कि माँ बेटी ने इसके सामने झुकने से इनकार किया था। इसका रद्द-ए-अमल अगरचे अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन नाजनीन ने इंतकामन उसको इनके खिलाफ कर दिया था। इलियास अगर इन्हें 1 माह के बाद घर से निकाल देता या वो खुद वहाँ से जाने का फैसला कर लेती तो किराए का मकान अफोर्ड करना रईसा बेगम के बस की बात नहीं थी। बैंक में रखी हुई रकम से मुनाफा इतना मिलता था कि बेला की तालीम और इनका गुजारा बखूबी हो रहा था, लेकिन मकान के किराए की गुंजाइश नहीं निकल सकती थी। रईसा बेगम इसी उधड़-बुन में खलता थी कि एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसे इस बात का तो शुरू ही से अंदाज़ा हो गया था कि नाज़नीन कोई अच्छी औरत नहीं थी। उसने दौलत के लालच में इलियास को फांसा था। इलियास के पास अपना मकान और खूब चलती हुई कपड़े की एक दुकान थी। इस पर मुस्तज़ाद इसकी उम्र 55 से तजावुज़ कर चुकी थी। नाज़नीन की लालची तबीयत और गहरी मनसूबाबंदी इस बात से भी साबित होती थी कि उसने आते ही रईसा बेगम को इस मकान से बेदखल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। अज़ीं अलावा नाज़नीन के इस घर में आते ही इसके मुख्तलिफ रिश्तेदारों की आमदोशुद भी शुरू हो गई थी। रईसा बेगम ने एक बात ख़ास तौर पर नोट की थी कि नाज़नीन के रिश्तेदार उमूमन उस वक्त उससे मिलने आते थे जब इलियास घर में मौजूद नहीं होता था। वो शक्लों ही से मतलबी और छटे हुए दिखाई देते थे। रईसा बेगम बालाई मंजिल से इनका जायज़ा लेती रहती थी। फिर एक रोज़ एक चेहरे को देखकर वो चौंक उठी। वो चेहरा इस इलाके के मारूफ गुंडे बल्लू का था। बिलाल उर्फ बल्लू एक औबाश और बदमाश शख्स था। नाज़नीन के पास इसकी आमद ने रईसा बेगम के कान खड़े कर दिए। रईसा ने अपने तौर पर खोज लगाया तो पता चला कि बिल्लू ने नाज़नीन को मुँह बोली बहन बनाया हुआ है और वो इसे बाजी बाजी कहते हुए नहीं थकता। इस दिन के बाद से रईसा बेगम की नज़र में नाज़नीन की शराफत 100% मशकूक हो गई। बिल्लू ने इस घर का रास्ता क्या देखा था कि रईसा की जान मुसीबत में आ गई। रईसा को ये देखकर हैरत हुई कि नाज़नीन का रवैया उसके साथ अचानक तब्दील हो गया था। हाकिमाना अंदाज दोस्ताना अंदाज में बदल गया था। उसके साथ ही इलियास के तेवर भी कदरे नरम पड़ गए। एक रोज़ वो बालाई मंजिल पर आया और नदामत आमेज अंदाज में बोला, भाभी, इस रोज़ में जाने क्या उल्टी सीधी बातें कर गया था। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि तुम दर दर की खाक छानती फिरो। रईसा ने देवर की इस अचानक तब्दीली पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि 1 माह के अंदर अंदर हम अपना कोई और बंदोबस्त कर लें। ये मुद्दत पूरी होने में तो अभी 10 दिन बाकी रह गए हैं। मैंने कहा ना, मैं इस रोज़ खासा परेशान था। इलियास ने झुंझुलाहट आमेज लहजे में कहा, तुम लोगों ने भी तो नाज़नीन के साथ किसी अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया था ना, इसलिए मैं भी तेश में आ गया था। रईसा बेगम ने जज्बात से आरी लहजे में पूछा, तो क्या अब तुमने अपना इरादा तर्क कर दिया है? मेरा मतलब है कि हमें इस घर से बेदखल करने का। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था, वो बड़ी रसान से बोला। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर एक फैमिली की तरह रहो, लेकिन जब तुम लोगों ने नाज़नीन को खुले दिल से कबूल नहीं किया तो मैंने भी गुस्से में तुम्हें ये घर छोड़ने का कह दिया। अगर तुम माँ बेटी नाज़नीन के साथ अच्छा बर्ताव करो तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देवर की इस काया कल्प पर रईसा पहले तो हैरान हुई, फिर इस्तफसार किया, क्या तुम्हारी बीवी ने भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करने का फैसला कर लिया है? मैंने इसे समझाया है। चलो, ये तो अच्छी बात है।
रईसा ने मुतमईन अंदाज में कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि नाज़नीन को हमसे कोई शिकायत ना हो। मैं भी दरअसल यही चाहता हूँ। रईसा ने पूछा, इलियास, तुमने हमें हस्बे मामूल यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी तक ये बात तस्लीम नहीं की कि तुम्हारे मरहूम भाई ने इस घर की तामीर पर 8,000 रुपये और तुम्हारे कारोबार में 15,000 रुपये। अरे भाभी, छोड़ो इन झगड़े की बातों को। वह रईसा की बात काटते हुए बोला, वैसे हकीकत यही है कि मैं भाई साहब के एक पैसे का भी मकरूज नहीं हूँ। तुम्हारे जहन में 30,000 का जो हिसाब बैठा हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। रईसा ने इस वक्त तेवर से इस इख्तिलाफी मौजू पर बहस करना मुनासिब ना समझा। यही क्या कम था कि वो खुशी खुशी उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे रहा था। ताहम बल्लू के हवाले से वो अपनी ज़बान को रोक न सकी। इलियास, रईसा ने तशवीशनाक लहजे में कहा, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि बिल्लू किस कुमाश का शख्स है। इसका हमारे घर में आना जाना ठीक नहीं है। ओह, तुम खामखा परेशान हो गई, इलियास ने बेपरवाही से कहा। बिल्लू दूसरों के लिए ज़रूर बदमाश होगा, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। भाई नाज़नीन को उसने अपनी मुँह बोली बहन बनाया हुआ है। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए तो आएगा ही। इलियास के ज़र्री ख़यालात जानकर रईसा को झटका लगा। उसे यकीन नहीं आया कि नाज़नीन इस हद तक इस पर सहर फूंक चुकी थी। बहरहाल हकीकत इसके सामने थी, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इसने अपने दिल में सोचा, बिल्लू अगर अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो आता रहे। इसे नाज़नीन के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, वरना खामखा अपने लिए मुसीबतों में इजाफा करना है। इसके बाद नाज़नीन से मेलजोल बहाल हुए चंद रोज़ ही गुजरे थे कि रईसा को एक जज्बाती सदमे से दो चार होना पड़ा। एक रोज़ नाज़नीन के दिल की बात उसकी ज़बान पर आ गई। उस वक्त रईसा पर यह हकीकत भी मुनकशिफ हो गई कि इन ताल्लुकात की बहाली की असल वजूहात क्या थीं। नाज़नीन ने बातों बातों में रईसा से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का देखा है। रईसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेला तो अभी पढ़ रही है। मैंने फैसला किया है कि इसे डॉक्टर बनाऊंगी। अरे पढ़ाई तो बाद में भी जारी रह सकती है, नाज़नीन ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। लड़के ने बेला को एक नज़र देखते ही पसंद कर लिया है। वो दिलो जान से इस पर निसार है, बहुत मोहब्बत और चाहत से रखेगा इसे। रईसा ने फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर पूछा, आखिर है कौन? मेरा भाई है, नाज़नीन ने जवाब दिया। बिलाल अहमद। जैसे उसके हलक में कुछ कांटेदार चीज़ अटक गई हो। नाज़नीन मुस्कुराते हुए बोली, बिलाल अहमद? अरे बिल्लू तो प्यार का बिगड़ा हुआ नाम है। वैसे बिलाल अहमद लाखों में एक है। हाँ हाँ, वो वाकई लाखों में एक है। रईसा बेगम एकदम हत्थे से उखड़ गई। क्या यही बदमाश रह गया है मेरी बेटी के लिए? अनपढ़ जाहिल। इस मनूस सूरत सांड को तो देखते ही मुझे मतली होने लगती है। तुमने किस आवारा शख्स को भाई बना रखा है नाज़नीन? रईसा के इस तबसरे पर नाज़नीन को आतिश ज़ेरे पा होना चाहिए था, मगर उसने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। रईसा की बातों ने उसके तन बदन में आग तो लगा दी थी, ताहम उसने अपनी दिली कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया और मादिल लहजे में बोली, रईसा, क्या तुम भी बिल्लू को आम लोगों की तरह एक बदमाश ही समझती हो? मेरे समझने या न समझने से क्या फ़र्क पड़ता है? रईसा तड़क कर बोली, वो है ही लुच्चा लफंगा। नाज़नीन ने कहा, खैर ये तुम्हारी राय है, जो ज़रूरी नहीं है कि सही भी हो। मैं अपने मुंह बोले भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। वो वैसा ही है, लोग जैसा उसे समझते हैं। कुछ भी है, आइंदा तुम इस सिलसिले में मुझसे बात न करना। मैं तुम्हें सोचने का मौका देती हूँ, नाज़नीन ने कहा। इस मौजू पर हम फिर बात करेंगे। रईसा ने कहा, ये मौजू यहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। मैं अभी 5 साल तक बेला की शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, नाज़नीन ने आम से लहजे में कहा, वरना आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, रईसा ने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तुम्हारी मर्ज़ी है, नाज़नीन ने रूखे फीके लहजे में कहा। मैं बल्लू तक तुम्हारे ख्यालात पहुंचा दूंगी, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होना है। यह कहकर नाज़नीन रईसा के पास से उठ गई और ज़हरी मंजिल पर आ गई। रईसा एक बेनाम सी बेचैनी में मुब्तला हो गई। बेला इस वक्त कॉलेज गई हुई थी। ये सारी गुफ्तगू उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। रईसा को नाज़नीन का अंदाज और मंसूबा सख्त नागवार गुजरा था।
ताहम वो इस बात पर हैरत ज़दा भी थी कि नाज़नीन ने इसके तल्ख़ व तुर्श तबसरे का ज़रा भी बुरा नहीं मनाया था। हालांकि उसने नाज़नीन के नाम नेहाद भाई की शान में अच्छा खासा कसीदा पढ़ डाला था। नाज़नीन तो उठकर चली गई थी, लेकिन रईसा को ये फ़िक्र लाहक हो गई थी कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। बिल्लू की अगर बेला पर नज़र पड़ गई थी तो वो आसानी से उसके पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो इस सिलसिले में अपने देवर से भी बात नहीं कर सकती थी। इलियास तो पहले ही कह चुका था कि बल्लू दिल का बहुत अच्छा इंसान है। इलियास की हिमायत को देखते हुए इससे कोई बात करना ही फजूल था। आने वाले चंद रोज़ अमनो सुकून से गुजर गए। नाज़नीन और रईसा में ये बातचीत फिर से खुशगवार अंदाज में होती रही। इस दिन के बाद से नाज़नीन ने बिल्लू का तस्करा नहीं किया था। रईसा ने शुक्र अदा किया कि इस मनहूस से जान छूटी, मगर ये इसकी खुशफहमी थी। वो मनहूस तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत और रुस्वा करने पर तुला हुआ था। एक रोज़ दोपहर में रईसा के दरवाजे पर दस्तक हुई। बेला इस वक्त हस्बे मामूल कॉलेज गई हुई थी। रईसा ने दरवाज़ा खोला तो सामने नाज़नीन और इलियास को खड़े पाया। नाज़नीन ने तेज़ लहजे में कहा, ज़रा चलकर अपनी लाडली के करतूत देख लो। रईसा की कुछ समझ में न आया। वो उलझे हुए लहजे में बोली, तुम किस लाडली की बात कर रही हो नाज़नीन? तुम्हारी बेटी बेला की। नाज़नीन के बजाय इलियास ने जवाब दिया, तुम्हारी बेखबरी में बेला जो गुल खिला रही है वो अपनी आंखों से जाकर देख लो। क्या बकवास कर रहे हो तुम इलियास? मैं बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई शक है तो हमारे साथ चलो। नाज़नीन ने कहा, तुम्हें साथ वाली गली में जाना है, अशफाक अहमद के घर, फिर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। रईसा सूरत हाल की नज़ाकत के बाइस नाज़नीन और इलियास के साथ मज़कूरा गली में पहुंच गई। फिर अशफाक अहमद के घर के सामने लोगों का हिजूम देखकर उसका माथा ठनका। इन लोगों में बिल्लू पेश था। रईसा की समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा था। रईसा, नाज़नीन और इलियास को अपने करीब पहुंचते देखकर बिल्लू ने हाजरीन से कहा, मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, आप सब लोग अपनी आंखों से ये तमाशा देखेंगे। उसके साथ ही बिल्लू ने अशफाक अहमद का दरवाज़ा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। रईसा हवानक्कों की तरह बिल्लू को देख रही थी। वो दस्तक के साथ साथ बाआवाज़ बुलंद चीख भी रहा था, सूरमा के बच्चे दरवाज़ा खोल, देख बाहर तेरी माँ के यार आए हैं। बिल्लू ने अपनी बात ख़त्म करते ही दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। यूँ मालूम होता था जैसे वो दरवाजे को चूलों से उखाड़ने का इरादा रखता था। बिल्लू 25-26 साल का एक ग्रांडील शख्स था। पस्ता कामत और स्याह रंगत ने उसे खासा खौफनाक बना दिया था। वो एक सिक्का बंद बदमाश था। महल्ले वालों पर उसकी दहशत तारी थी। वो महल्ले के ही कुछ अफराद को ज़बरदस्ती अशफाक अहमद के दरवाजे तक खींच लाया था और उन्हें कोई अनोखा तमाशा दिखाना चाहता था। बिल्लू धाड़नुमा आवाज़ में गरजा, अबे शराफत से दरवाज़ा खोलता है या तोड़कर अंदर घुसाऊं? इस मर्तबा अंदर से एक डरी सहमी सी आवाज़ बरामद हुई, कौन है? हराम की तुकम बाहर आ, तेरी माँ की बारात खड़ी है। बिल्लू ने जहरखंद लहजे में कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोल। रईसा की मालूमात के मुताबिक इस घर में अशफाक अहमद नामी एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता था। अशफाक अहमद की एक बेटी रुखसाना बेला की दोस्त भी थी। इलियास बेला का कोई करतूत दिखाने के लिए रईसा को यहाँ लेकर आया था। रईसा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला था। बेला तो कॉलेज गई हुई थी, फिर ये सब क्या हो रहा था। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की अंदरूनी कुंडी गिरने की आवाज़ आई।